का पत्नी का एक बेटा पैदा होता है। बेटे के बारे में सुनकर मुखिया का दिल खुशी से भर जाता है, लेकिन तभी मुखिया की पत्नी के पेट में फिर से दर्द होने लगता है, मानो एक और संतान जन्म लेने वाला है, जिसे सुनकर मुखिया का दिल पूरी तरह घबरा जाता है। कुछ ही देर बाद फिर से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और इस बार मुखिया की पत्नी का एक बेटी होती है। बेटी के बारे में सुनने के बाद गाँव में पूरी तरह सन्नाटा फैल जाता है और गाँव के सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं। मुखिया भी दुखी हो जाता है। मुखिया अपने बेटे का नाम शुभंकर रखता है और अपनी बेटी को काली माँ की पुजारी को सौंप देता है। अपनी बेटी को ले जाते देखकर मुखिया की पत्नी रोते हुए गिड़गिड़ाकर अपनी बेटी को मांगती है, लेकिन वह पुजारी उस बच्ची को लेकर जंगल के बीचों बीच एक डरावनी बरगद की पेड़ के पास जाती है और उस बच्ची को उस पेड़ के नीचे रखा हुआ पत्थर के ऊपर रखकर उसकी वहीं पर बलि दे देती है, क्योंकि इस पेड़ में एक भयानक राक्षस रहता है। अगर इस गाँव में पैदा होने वाली लड़की को बलि न दिया जाए तो यह राक्षस पूरी गाँव को तबाह कर देगा। चंद्रपुर गांव के मुखिया सो इच्छा में अपनी शिशु कन्या की बलि शैतान को दे देता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद की कहानी देखते हैं, जिसमें अमी सभी स्टूडेंट को रक्त बीज के बारे में बता रही होती है। तभी वहां पर शुभंकर आता है। दरअसल अमी शुभंकर का पत्नी होती है और उनका एक बेटी भी होती है जिसका नाम स्वाति होता है। वह अपने गाँव से छुपकर शहर में रह रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी स्वाति उन्हें कहती है, माँ, हमारे क्लास टीचर ने कहा है कि सब लोग अपनी गाँव जाकर वहाँ का एक पुरानी कहानी ढूंढ कर लाएंगे और जिसका भी कहानी बेस्ट होगी वह इस साल ड्रामा में यूज होगा। लेकिन शुभंकर और अम्मी उसे गाँव जाने के लिए मना करते हैं और कहते हैं, हम शिमला चलते हैं, वहाँ का नजारा बहुत अच्छा होता है। यह सुनकर स्वाति नाराज हो जाती है। रात को शुभंकर और अम्मी एक दूसरे से बात करते हैं और स्वाति से सब कुछ बताने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी शुभंकर को एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर शुभंकर बहुत दुखी हो जाता है और उसी रातों रात अकेले ही अपनी गाँव की तरफ निकल जाता है। सुबह जब स्वाति उठती है वह अपने पिता के बारे में अम्मी से पूछती है, तो अम्मी उसे बताती है कि कल रात तुम्हारे दादाजी गुजर जाने की वजह से तुम्हारे पिता को अर्जेंट जाना पड़ा। यह सुनकर स्वाति और भी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे आज तक अपने दादाजी के जिंदा होने के बारे में बताया नहीं गया था। शुभंकर अपने पिता का देहांत की खबर सुनने के बाद रातों रात गांव की तरफ निकल जाता है और वहां पर उनका अंतिम संस्कार करके अपने चाचा के साथ बातचीत करता है और उन्हें कहता है कि जयदेव चाचा, अगर कोई अच्छी दलाल मिले तो बोलना, क्योंकि मैं इस बाड़ी को बेचना चाहता हूं। तो उसके चाचा उसे बोलते हैं, तुम क्यों इसे बेचना चाहते हो? यह सिर्फ तुम्हारी बाड़ी नहीं है, यह तुम्हारी विरासत है। तो शुभंकर उन्हें कहता है, विरासत में तो सिर्फ श्राप मिला है और ऐसी विरासत संभालने का मेरा मन नहीं है, वह भी इस राक्षसों के गाँव में। तो उसके चाचा जयदेव उसे समझाकर कहते हैं, वह तो पुरानी बात है, आजकल उसे कोई नहीं मानता। कितने खुश होंगे अगर तुम्हारी परिवार, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी इस विरासत के बारे में जानेंगे। अपनी बेटी के बारे में सुनने के बाद शुभंकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसकी बेटी हुई थी, वह उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि उसके पिता को भी नहीं बताया था। वह उनकी यह बात पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी अम्मी से फोन करके बताता है कि वह बहुत जल्दी ही उनके पास निकल रहा है। यह कहने के बाद वह तुरंत ही अपनी पत्नी और बेटी के पास जाने के लिए अपने पिता की अस्थियां लेकर निकल पड़ता है, लेकिन तभी वह एक पेड़ के जड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। इधर जब अम्मी अपनी बेटी को देखने जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी अपने मोबाइल में उस भयानक पेड़ की तस्वीर बनाई होती है। यह देखकर वह बहुत डर जाती है और वह उस तस्वीर को तुरंत शुभंकर के व्हाट्सएप में भेज देती है। जब शुभंकर उस तस्वीर को देखता है तो वह भी घबरा